भाजपा छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल वहां सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। हमने कई दिनों पहले भी इसको लेकर के बात करी थी कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिलना जो उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी और संभवतः भाजपा इसी वजह से उन्होंने छोड़ी थी। वो जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी, उनको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में भी कमोबेश उनकी हालत भाजपा जैसी ही है, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई सहयोगी दल ऐसे हैं, कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। आपने सही सुना, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हमने गठबंधन में लड़ाई देखी है कि इनको चाहिए सीट और मिल नहीं रही है। यहां पर यह हो रहा है कि जिन सीटों पर मिल रहा है टिकट, वहां चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो या फिर कृष्णा पटेल का अपना दल। दोनों पार्टियां जातीय समीकरण के हिसाब से मनमाफिक सीटें चाह रही हैं, जबकि अखिलेश यादव उस चीज पर राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल जो सीटें उनको मिली हैं उन पर लड़ने के लिए वो दल राजी नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि वो वहां पर जीतेंगे नहीं। ऊपर से आपको लग रहा होगा, जो चुनाव की अभी चीजें आपको सामने मिल रही हैं, कि समाजवादी पार्टी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण की सीटों पर फोकस किए हुए है, जबकि असलियत में सरकार बनाने के लिए सबसे अहम योगदान पूर्वांचल की सीटों का होता है, जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ दो दल गठबंधन में है। कई नेता टूट फूट करके आए हैं और कई ऐसी सीटें हैं जिन पर वो दल लड़ना चाह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी उस पर टिकट नहीं दे रही है, और जिन पर वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं वहां से उनको गठबंधन का टिकट दे दिया जा रहा है। ये अधिकतर सीटें पूर्वांचल की हैं, जहां पर इन क्षेत्रीय दलों का दबदबा माना जाता है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा बल दे रहा है, और जबकि उसकी सत्ता की सबसे मजबूत सीढ़ी पूर्वांचल है, वहां की क्या हालत है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। आज से तकरीबन 10 दिन पहले बेहद ऊंची आवाज में बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर के सुर आजकल मध्यम लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी में गठबंधन के नाम पर सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव और दूसरा बड़ा चेहरा जयंत चौधरी हैं, और इन सबके बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल जैसे नेता कहीं खो से गए हैं। और सिर्फ मंच से ही नहीं, बल्कि पार्टी के द्वारा सीटें दिए जाने और टिकट के बंटवारे में भी इनकी कुछ ज्यादा पूछ नहीं हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती थी कि उसे अवध क्षेत्र की सीतापुर, लखीमपुर की सीटें मिलें, और उसके साथ साथ पूर्वांचल के वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया की भी कुछ सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे। इसके अलावा अपना दल, जो कृष्णा पटेल वाली है, वो पार्टी भी चाहती थी कि जहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या अधिक है, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, उन इलाकों में उनको सीटें दी जाए। जबकि अभी हाल ही में हमने देखा है, मतलब कि आप इस हालत का समझने के लिए थोड़ा सा देखें कि समाजवादी पार्टी ने कृष्णा पटेल की बेटी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो आजकल उनसे खफा हैं, उनकी बहन पल्लवी पटेल, उनको केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौशांबी की सिराथू सीट से उतार दिया गया है, जहां पर उनकी हार लगभग पक्की नजर आ रही है, क्योंकि उनका जातीय समीकरण वहां फिट नहीं बैठ रहा है। और इसको लेकर के अपना दल के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। वो लोग ये चीज समझ रहे हैं कि गठबंधन में उनको दबाया जा रहा है। और ये केवल एनालिसिस या अंदाजा नहीं है, बल्कि इस सीट की घोषणा के बाद, पल्लवी पटेल को यहां से टिकट दिए जाने के बाद, पार्टी के महासचिव और पल्लवी पटेल के पति भी जो हैं, पंकज पटेल निरंजन, उनका जो बयान था वो इस बात को जाहिर करता है कि अपना दल केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उम्मीद उतरवाने के समर्थन में नहीं था। कृष्णा पटेल वाला अपना दल, पंकज पटेल इस चीज को लेकर के अपनी खासी नाराजगी जता चुके हैं। इसके अलावा अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कृष्णा पटेल सबसे ज्यादा जोर वाराणसी की रोहिणी या पिंडारा सीट को लेकर के लगा रही हैं, और जबकि समाजवादी पार्टी का अपना एनालिसिस ये कह रहा है, अपना जो उनका सर्वे है वो ये कह रहा है कि वो खुद इन सीटों पर जीत सकती है, तो अपना दल को क्यों टिकट देना उसके लिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार इन जिलों के अलावा दूसरे जिलों की सीटों पर, जहां पर सपा की जीतने की संभावना बहुत कम है, या किसी और पार्टी का, भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी का जहां जीतने की संभावना कम है, जिन सीटों पर, उन सीटों पर इन दलों को टिकट देने की बात पर अड़ी हुई है। लेकिन इन सभी दलों का उदय चूंकि इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां समाजवादी पार्टी अपने आप को या तो मजबूत मान रही है, या तो फिर अपने आप को देख रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मजबूत है, जीत सकती है। उन्हीं क्षेत्रों में इन दलों का भी उदय हुआ है जहां सपा जो है अपने कैंडिडेट उतार रही है। लेकिन इन जो दल हैं, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे अपना दल कृष्णा पटेल वाला हो, इनको पूरी तरह से अंदाजा है कि ये कहां मजबूत है और कहां कमजोर, जिसकी वजह से उनको इस बात का भी साफ अंदाजा है कि अगर उनको उनकी आबादी की बहुलता वाली सीटों से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलता है, गठबंधन टिकट नहीं देता है, तो दूसरी सीटों से वो हार जाएंगे, और सरकार अगर बनती है या विपक्ष में भी वो रहने के लायक नहीं बचेंगे।
इसी वजह से समाजवादी पार्टी के दोनों सहयोगी दल अपनी अपनी बिरादरी की बहुलता वाले विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। इन लोगों ने जातिगत समीकरण वाले सीटों की सूची भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत पहले ही सौंप दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए कहा जा रहा है कि ऐसी सीटें दी हैं जिन पर ना तो इनके जातिगत समीकरण ठीक बैठते हैं और ना ही उनके पास अपने किसी ऐसे नेता का वर्चस्व है जिसके दम पर वो चुनाव जीत सकें। अखिलेश यादव सुभाषपा को 16 सीटें दिए जाने के पक्ष में है। सुभाषपा अभी तक 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। सपा और सुभाषपा के बीच में लगातार सीटों की संख्या बढ़ाए जाने, सीटें बदले जाने, जहां पर ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो पकड़ है, जिसको कहा जा रहा है कि उनकी जाति का समीकरण वहां बैठता है, वहां से मांग रहे हैं, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है चेहरा चमकाना, जो इस पूरी चीज का कंक्लूजन है कि सभी को चेहरा चमकाना होता है। इस गठबंधन का अभी तक का अगर हम चुनाव प्रचार देखें तो वो पूरी तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के चेहरे पर चल रहा है। जबकि शुरुआत में जब तोड़फोड़ मचानी थी उस वक्त सबसे ज्यादा फुटेज स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को मिली थी। राजभर भयंकर भयंकर बयान दे रहे थे, तमाम दावे कर रहे थे, ये नेता हमारे पास आ रहे हैं, वो नेता हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पूर्वांचल और अवध के इन नेताओं को किनारे किया जाने लगा। वजह है अखिलेश यादव की अपनी इमेज। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, इनकी भी राजनीति मध्य बुंदेलखंड से शुरू होकर के अवध पूर्वांचल पर ही टिकी हुई है और इन नेताओं को उतनी फुटेज और मजबूत सीटें दिए जाना सपा के लिए आने वाले दिनों में सेल्फ गोल रहेगा। पश्चिम में सपा नए सिरे से राजनीतिक जमीन तलाश रही है, चाहे वो 2013 हम देख लें, मुजफ्फरनगर दंगे हो जब सपा सरकार थी, और उसके बाद 2017 की हार देख लें, उसके बाद से सपा नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है नए सिरे से। तो जयंत उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, इसलिए जयंत को फुटेज देने में सपा कतरा भी नहीं रही है। और चूंकि जयंत को भी अभी अंदाजा है कि उनकी राजनीति अब चौधरी अजीत सिंह वाली नहीं रही है। अजीत सिंह के पास चौधरी चरण सिंह की विरासत थी, लेकिन अजीत सिंह ने अपने ही कार्यकाल में उस पूरी विरासत को मटियामेट कर दिया और पार्टी को एक कदम वो आगे बढ़ा नहीं पाए, हमेशा 2.5% के वोट पर रह गए। तो जयंत के पास भी नाम के अलावा कोई चीज बची नहीं है और वो अखिलेश यादव के नेतृत्व को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। और अखिलेश के लिए फायदा है कि वो एक तरीके से अपने विचारों को जयंत के जरिए उस तबके में पहुंचा सकते हैं जिस तबके पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा कब्जा किया था, तो नई जमीन वो अपनी बना सकते हैं। लेकिन पूर्वांचल और अवध में जब आप आएंगे तो ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, कृष्णा पटेल ये राजनीति कर चुके हैं, इन्होंने सबका स्वाद चखा हुआ है, मतलब सारे गठबंधनों में ये रह चुके हैं। इनके पास वो मंत्र आज भी है जहां से ये अपनी मौजूदगी दिखाने भर की संख्या पा सकते हैं। तो ये जब मजबूत होंगे तो अखिलेश के लिए सिरदर्द बन जाएंगे, जो अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए इन तमाम नेताओं को देखा है। ओम प्रकाश राजभर भी पास्ट में रह चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, सरकार का हिस्सा थे, मंत्री थे, उसके बावजूद वो भाजपा छोड़ करके सपा में आए और तमाशा मचा दिया और भाजपा का चुनाव की शुरुआत में ही अच्छा खासा नुकसान करवा दिया। तो कुल मिलाकर के ये चीज साफ समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल, अवध और मध्य बुंदेलखंड तक अपनी पूरी की पूरी धाक बनाना चाहते हैं। मजबूत सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं ताकि हार जीत चाहे जो हो, लेकिन छिटके ना उनके पास से उम्मीदवार। जबकि ये गठबंधन वाले दलों का है, इनकी कोई पक्का कुछ नहीं है, ये जब चाहे तब इधर उधर बदल सकते हैं। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि मामला सुलझ जाए और जल्दी से तगड़ी प्रतिभागिता दर्ज कराएं चुनाव में। अन्यथा अगर इस तरीके से आपस में बंटते रहे तो हमने इतिहास में देखा है कि चुनाव तो लड़ लेते हैं दल, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ही प्रत्याशी को या अपने ही कैंडिडेट को नुकसान पहुंचवा करके किसी और को जिता देते हैं और सबक सिखा देते हैं अपने गठबंधन वाले दल को। ये हमने लगभग सभी गठबंधनों में, सभी चुनाव में 2-4 सीटों पर तो देखा ही है। ऐसी स्थिति का सामना कम से कम सपा गठबंधन को ना करना पड़े और बेहतर चुनाव हो सके, यही कामना करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है शॉर्ट। आज योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया। गोरखपुर शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इनकी संपत्ति का ब्यौरा आया है। संपत्ति में पिछले 4 साल में तकरीबन 60 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95.98 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर के 1,54,94,000 रुपए हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की 14 की बात करें तो सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए थी, मतलब संपत्ति उनकी बढ़ी है। इसके अलावा जो पर्चा उन्होंने दाखिल किया है, शपथ पत्र जो दाखिल किया है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के पास 2 असलहे भी हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री बेस्ट कानून व्यवस्था वाला राज्य बना रहे हैं तो उनको असलहों की क्या जरूरत है। खैर बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ने आज
आज की जो रात है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है, जहां विपक्ष ने इस मामले में चन्नी को घेर लिया है, वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है और चन्नी जी पूरी तरह से न्यूट्रल है। उन्होंने कहा कानून अपना काम कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो 3 तरीके की राय पंजाब में देखने को मिल रही है इस चीज को लेकर के। इसके अलावा केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने का फैसला किया है। ओवैसी पर कल यूपी के हापुड़ में हमला हुआ था। विश्वसनीय सूत्रों ने जो सरकार को बताया है, तमाम रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है, उसके मुताबिक सरकार ने ओवैसी की सुरक्षा की समीक्षा करी है और उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि वो ना तो डरेंगे और ना ही सुरक्षा लेंगे। पूर्व में भी ओवैसी ऐसा ही कर चुके हैं। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मौथरी गांव में कुछ कार्यकर्ता अपर्णा यादव, जो सपा छोड़ के भाजपा आई हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अपर्णा यादव ने तब कहा कि जब राजपूतों की सेनाएं युद्ध के लिए निकलती थी तो यादव उनका नेतृत्व किया करते थे। यादव हूं, शेरनी हूं, सपाइयों से नहीं डरती हूं। जंगल का राजा शेर होता है मगर शिकार शेरनी ही करती है। उन्होंने यादव बिरादरी के लोगों से आह्वान किया कि इस धर्म युद्ध में भाजपा के राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर के पूरे जिले में कमल खिलाया जाए, भाजपा को जीत दिलाई जाए। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। देश में कोरोना के कारण मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंडर सेक्रेटरी या इसके ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, ताकि कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों तक मुआवजे की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नोडल अधिकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर के पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने का काम करेगा। वहीं राज्य से लेकर के तालुका स्तर पर कार्यरत जो विधिक सेवा प्राधिकरण होगा, वो भी इस कार्य में पीड़ित आवेदकों और सही हकदारों की पहचान तस्दीक करने में प्रशासन की मदद करेंगे। कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने राज्य सरकारों को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित SLSA को नाम, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ अनाथों के संबंध में पूर्ण विवरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने का निर्देश भी दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की नीतियों की आलोचना भी की है। कोर्ट ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान कतई ठीक नहीं है। कोर्ट में ऑफलाइन किए गए आवेदनों को खारिज करने पर राज्य से सवाल भी किया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुआवजा राज्य के द्वारा दी गई चैरिटी नहीं है, बल्कि राज्य की भूमिका में यह उनकी जिम्मेदारी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत गुलजार साहब की तरफ से। गुलजार साहब कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए वक्त देना पड़ता है। तो चाहे किताबें हो, चाहे इंसान हो, जिससे वे मिले, उसको थोड़ा सा वक्त देकर के समझने बूझने की कोशिश करें, शायद जिंदगी बेहतर हो सकती है। बाकी मौज करिए। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा करें। रोज रात को 9 बजे देश, दुनिया, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत तमाम हिस्सों की खबरें लेकर के हम आपके सामने आते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।